ठीक है जी। ओके। बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स जाके ले सकते हैं ऐप पर। ये टीचर अकेडमी प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, और यहाँ से जाके जो है आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। नोट्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंप्लीट नोट्स हैं। पूरा सिलेबस वहीं से खत्म हो जाता है आपका, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई किताब नहीं खरीदनी। सिर्फ नोट्स पढ़ लो, इसी से पूरा कंटेंट आपका सिलेबस हो जाएगा। और नए पैटर्न वाला जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो इसी में से आपका पूरा पेपर फंस जाता है। 120-25 एवरेज, 120-25 नंबर आपके नोट्स में से फंस जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं लिए वो जाके ले लेना आज। और आज बहुत अच्छा दिन है, तो आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं की थी ठीक से, है ना। तो अब रेगुलर हो जाओ थोड़ा सा, और सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। शुरू करें? तो शुरू करें। एक गाने में डायलॉग था, शुरू करें। फिर उसके बाद में गाना शुरू होता है। तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। हम्म। भाषा विज्ञान का मतलब क्या है अगर आप जानना चाहें, तो लैंग्वेज साइंस क्या है ये भाई आपका? भाषा विज्ञान है क्या एक्चुअल में? भाषा विज्ञान बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको इजी वे में अगर समझें, तो विज्ञान का मतलब ये होता है कि क्रियाविधि, या विज्ञान का मतलब ये होता है आपका कि जो एक्सपेरिमेंट है, या जो उसकी बनावट है, या जो उसके अंदर जो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। विज्ञान का हमेशा जो पर्पस रहता है वो नई चीज़ों को खोजना रहता है, कि कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा के मूल तत्व क्या हैं, भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है, और उसको किस तरह से जो है उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से उसके तत्व अलग अलग किए जाते हैं। जैसे कि पानी है तो पानी के तत्व अलग करोगे, हाइड्रोजन अलग करोगे, ऑक्सीजन अलग करोगे, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, है ना, तो मिला के पानी। तो इस तरह से चीजें ही हैं। तो भाषा विज्ञान का मतलब भी यही है कि भाषा की बारीकियों को जानना। क्या? भाषा की बारीकियों को जानना, कि कहाँ से भाषा उत्पन्न होती है, किस तरह से। अब इसके क्या प्रकार कह लो या शाखाएं कह लो, एक ही मतलब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रकार ही समझ लो आप इनको। सबसे पहले शुरुआत होती है भाषा की ध्वनि से। कहाँ से? आवाज से। सबसे पहले आवाज से स्टार्टिंग होती है भाषा। चाहे आप लिखना सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, जब तक आपको ध्वनि नहीं पता किसी भी लिपि की, या किसी भी अक्षर की, या जो चिन्ह आपके सामने बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है आपके सामने, ये है ना। अगर आपको इसकी ध्वनि नहीं पता, तो आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, और लिख भी नहीं पाएंगे। जब तक आपको पढ़ना नहीं आता तो लिखेंगे कैसे? लिखना तो तभी होता है जब वो चीज़ हमें पहले से आती है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि शब्द, या आपसे कहूँ मैं पुष्प, जिससे फूल फूल होता है ना, पुष्प, पुष्प को फारसी में लिख दो, तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको फारसी आती नहीं है। आपको फारसी के जो अक्षर हैं, जो उसके लफ्ज हैं, उसका उच्चारण आपको नहीं पता, उसकी ध्वनि आपको नहीं पता, तो आप नहीं लिख पाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी में लिख दो पुष्प, तो आप आसानी से लिख देंगे, क्योंकि उसका ध्वनि आपको आती है। तो सबसे पहली जो शाखा है, उसको हम कहते हैं स्वन विज्ञान, स्वानिकी, या स्वनिम विज्ञान। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, एक ही मतलब है तीनों के तीनों का। तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ ये आपके अलग अलग रूप से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं फोनेटिक्स या फोनोलॉजी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपल वे है इसका। इसमें एक शब्द है आपका फोन, है ना। क्या है शब्द आपका? फोन। और फोन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? आवाज के लिए करते हैं भाई, बातचीत करने के लिए तो करते हैं। तो फोन से क्या आती है? आवाज आती है भाई। फोन से आवाज आएगी, आप जब बात करोगे किसी से तो आवाज आएगी ना फोन से। तो आवाज आने का मतलब है ध्वनि। आवाज का दूसरा पर्यायवाची शब्द ध्वनि, यानी कि ध्वनि आती है। तो जो स्वानिकी है वो ध्वनि से संबंधित है। इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है कि कौन से अक्षर की या कौन से चिन्ह की क्या ध्वनि निकलेगी, उस चीज का अध्ययन होता है स्वानिकी में। जैसे कि अगर आपने ये लिखा, तो इसकी क्या ध्वनि है ना। लेकिन अगर ये लिख दिया, तो इसकी क्या ध्वनि है ना। और उसके अलावा अगर आपने ये लिख दिया, तो इसकी क्या ध्वनि है। तो हर चीज की एक लिपि की जो जो चिन्ह है, वो चिन्ह है। ये एक तरह से चिन्ह कहते हैं हम इसको, अक्षर नहीं कहते, बल्कि मैं तो चिन्ह कहता हूँ। भाषा विज्ञान में इसको चिन्ह ही माना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ये बना दूं, और अब आपसे कहूं कि इसका मतलब बता दो क्या चिन्ह। तो ये एक चिन्ह है जिसका एक अर्थ होगा किसी ना किसी भाषा में, दूसरी भाषा में है। तो इसका क्या मतलब है आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ये भी एक प्रकार का चिन्ह है जिसकी एक ध्वनि निकलेगी। अब जिसने इसको पढ़ा होगा उसे पता होगा कि इसकी ध्वनि क्या है। तो हर भाषा में होता है ये, कोई सी भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, उर्दू हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, हर किसी में जो चिन्ह होते हैं उसकी अपनी एक ध्वनि निकलती। तो क्या ध्वनि निकलेगी, कैसे उच्चारण निकलेगा, उसका अध्ययन होता है आपका स्वानिकी या स्वनिम विज्ञान में। तो इसमें भाषा की ध्वनि संबंधी अध्ययन किया जाता है। और ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं स्वनिम।
क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं, जो सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे क, प, म, स, ये सबसे छोटी इकाई है। जैसे क, अगर मैं क को ऐसे लिख दूं तो ये सबसे छोटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें अब एक ध्वनि और जुड़ चुकी है। एक तो का था और एक ई और जुड़ चुकी है, ये हो गया की। तो इसकी भी ध्वनि क्या है? की है। लेकिन ये आपका स्वानिकी का तो हिस्सा है, स्वनिम विज्ञान का, लेकिन ये स्वनिम नहीं बचा अब। क्या? ये स्वनिम नहीं बचा। स्वनिम का मतलब है सबसे छोटी इकाई। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए आपका ये लिख दिया मैंने, कला, तो ये शब्द है, ये स्वनिम नहीं है, ये शब्द है अपने आप में। लेकिन अगर इसमें से मैं का को बाहर निकाल दूं, तो ये जो का है, क्या ये स्वनिम है? ये भी स्वनिम नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके का जो है आधा ही होता है, प्लस में आपके आ जुड़ा होता है, तब जाके बनता है आपका पूरा का। तो इसमें जो स्वनिम है वो है आपका ये, और ये भी स्वनिम है। ये दोनों ही स्वनिम हो गए अपने आप में। तो स्वनिम जो है वो ध्वनि, वो सबसे छोटी इकाई है, चाहे कोई सेंटेंस है, चाहे कोई वाक्य है, चाहे कोई शब्द है, चाहे कोई पैराग्राफ है, चाहे कोई नॉवल है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? स्वनिम होगी। आवाज की बात कर रहे हैं, लिखने में नहीं बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अक्षर स्वनिम है, अक्षर स्वनिम नहीं है। इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो स्वनिम है। मुंह से जो आवाज निकल रही है उसको स्वनिम कह रहे हैं, ना कि लिखित रूप को। लिखित रूप में स्वनिम होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? लिखित रूप में स्वनिम नहीं होता, केवल बोलने में होता है। जो इसकी ध्वनि निकल रही है उसको स्वनिम कहेंगे, लिखित रूप में नहीं होता। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब स्वनिम को जो है ध्वनिग्राम भी कहते हैं और स्वनग्राम भी कहते हैं। इसको स्वन विज्ञान, स्वानिकी, स्वनिम विज्ञान, ये तो फोनेटिक्स को कह दिया हमने। स्वनिम जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जैसे क, प, तो इसको स्वनिम के साथ साथ ध्वनिग्राम और स्वनग्राम भी कहेंगे। कैसे याद रखेंगे? जो ग्राम है वो सबसे छोटी इकाई होती है। भाई 1 क्विंटल है, मान लो आपके पास 1 क्विंटल सब्जी है। क्विंटल का छोटा रूप किलोग्राम, किलोग्राम का छोटा रूप ग्राम। तो ग्राम को सबसे छोटी इकाई मानते हैं, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ध्वनिग्राम या स्वनग्राम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अब बताओ ये एक एक टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं कहूंगा इसको, एक छोटा सा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, स्वनिम विज्ञान वाला? एक बार आपकी कमेंट कमेंट में बताओ जल्दी, समझ में आ गया ये? आगे बढ़े। हाँ, टीचर्स डे हो गया भाई, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। विश भी हो चुका है, सब चीजें हो चुकी हैं, तो अब पढ़ाई पे आ जाओ, है ना? ये नहीं कि पूरी क्लास में ही पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चलो। यस। और कमेंट को नीचे करके एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दो सबके सब, है ना, बढ़िया करके। ठीक है। चलिए, अब ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब सीधा इससे आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और सेकंड स्टेप में आता है आपका आकृति विज्ञान। जब बच्चा पहले अक्षर सीख जाएगा, अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द आता है। सिंपल एज सिंपल। आकृति विज्ञान में शब्दों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। शब्दों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। शब्द संरचना बनेगी कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे। शब्द संरचना यानी कि व्याकरणिक रूप से हर शब्द का अपना एक रूप होता है, कि उसमें शब्द कहाँ पीछे कौन सा आएगा, आगे कौन सा आएगा, ये सब चीजें उसमें एक होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर मैं लिखूं अपना, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो ये एक शब्द है ना? तो ये अभी क्या है? ये आपका जो है आ, आकृति विज्ञान के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर इसमें एक चीज हो जाए, इसमें ये कर दूं मैं, तो क्या ये सही है? ये गलत है आपका, ये आकृति विज्ञान के हिसाब से गलत हो गया आपका। या अगर मैं इसमें ये कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आकृति विज्ञान के हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। तो आकृति विज्ञान का मतलब ये है कि आपकी शब्द संरचना सही होनी चाहिए, उसमें अक्षर जहां आने हैं वहां आने चाहिए। ये शब्द जब आप सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसको आकृति विज्ञान का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं स्वतंत्र, ये लिख रहे हैं आप, ठीक। अगर आपने इसको ये लिख दिया ना, फर्क तो आपको समझ में नहीं आएगा एक नजर में, लेकिन ये आकृति विज्ञान के हिसाब से गलत हो गया। ये गलत हो गया क्योंकि इसमें जो आपने बिंदा लगाया है वो गलत जगह लगा दिया, है ना? ये वाला तो सही था, लेकिन ये वाला आपने आकृति विज्ञान के हिसाब से गलत कर दिया। पढ़ने में आप चले, चाहे इसको पढ़ लो, स्वतंत्र पढ़ लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लोगे आप। लेकिन ये आकृति विज्ञान के हिसाब से शब्द आपका गलत है। तो जहां पे भी शब्द बनेगा, और इसी प्रकार से जैसे कुछ लोग जो है पुष्प को ऐसे लिख देते हैं, है ना?
तो ये भी आपका क्या है, आकृति विज्ञान के हिसाब से गलत है। मतलब इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें शब्द रचना देखी जाएगी कि जो शब्द बन रहा है उसमें शब्द सही है, मात्राएं सही है, अक्षर सही है, पूरा आधा सब चीजें, वो चीजें देखी जाएंगी आपकी आकृति विज्ञान में। इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। बात समझ में आई यहाँ तक की? ठीक है ना? हाँ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप। अब शब्द के बाद क्या आता है आपका? शब्द के बाद आता है भाई वाक्य आपका। इसको कहते हैं वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिंटैक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वाक्य विन्यास। व्याकरणिक रूप से वाक्य की सही संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, आ, यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा, खाना खा रहा हूं, तो ये पूरा सेंटेंस है नहीं आपका, है ना? ये वाक्य विन्यास के हिसाब से। या अगर मैं इसको, अगर मैं लगा भी दूं इसमें, तो ये चलो यहाँ पे ठीक करते हैं इसको, मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका एक सेंटेंस होता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है, सही लाइन में लिखा गया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, खा रहा हूं मैं खाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात तो आपकी सही है, अर्थ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये भी कहूं कि खाना, मैं खा रहा हूं खाना, है ना, मैं खा रहा हूं खाना, या मैंने कहा खा रहा हूं मैं खाना, खा रहा हूं खाना मैं, कई बार गुस्से में बोलते हैं खा तो रहा हूं खाना मैं, खा तो रहा हूँ खाना मैं। तो ये आपको अर्थ तो समझ में आ रहा है, इसके मीनिंग आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, बात समझ में भी आ गई, सेंटेंस भी ठीक है। लेकिन व्याकरण के हिसाब से गलत हो गया। किसके हिसाब से गलत हो गया? वाक्य विन्यास के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि वाक्य विन्यास अपने आप में एक पूरा सिस्टम होता है। पहले कर्ता आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, प्लस फलाना ढिमकाना, सब चीजें एक पूरी संरचना होती है आपकी। ग्रामर में जैसे आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वगैरह प्लस अदर चीजें। तो ये चीजें क्या है, ये आपने व्याकरण में पढ़ी होगी सबने। तो इस ग्रामेटिकल संरचना को हम कहते हैं वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास के हिसाब से आपका जो ये सेंटेंस है, ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। अब कमेंट में बताओ, आपके दिमाग में कोई आ रहा है जिस एक सेंटेंस को बिगाड़ के देखो, एक सेंटेंस को एग्जाम्पल दो कि वाक्य विन्यास के हिसाब से गलत सेंटेंस क्या हो सकता है। कमेंट करके बताओ, किसके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो लिखो उसको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अर्थ विज्ञान। अब देखो अर्थ विज्ञान में, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको प्यार के साथ समझेंगे। अर्थ विज्ञान का मतलब है शब्दों, वाक्यों और संरचना के अन्य रूपों के अर्थ का अध्ययन करना। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है लॉजिक, और लॉजिक का मतलब होता है सेंस, यानी कि किसी बात का सेंस होना, है ना? सेंस में मैंने सी गलत लगा दिया, सेंस सेंस ये नहीं होता, है ना? सेंस जो होता है आपका, यही होता है ना सेंस। सेंस की स्पेलिंग, स्पेलिंग में मेरी भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। सेंस में मेरे ख्याल से दोनों ही ऐसा आते हैं, है ना? दोनों ऐसा आते हैं आपके, हाँ दोनों ऐसा आते हैं। तो सेंस में, जैसे कहते हैं ना, कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा, कोई सेंस है इस बात का, सुना? कोई सेंस है इस बात का, क्योंकि उसके उस बात का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, या तो वो गलत समय पर बोली गई है, या गलत तरीके से बोली गई है, या संदर्भ में नहीं है कि यहाँ बात वो करनी नहीं चाहिए थी आपको, है ना? तो कई बार जो है सेंस जो है गलत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बात करूं, अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो इमरान लोहा खा रहा है। अब बताओ ये जो सेंटेंस है ये आपका सही है या गलत है? ये सेंटेंस बोलना कि इमरान लोहा खा रहा है, ये अर्थ विज्ञान के हिसाब से, सिमेंटिक्स के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कोई सेंस है इस बात का? बताओ, कोई सेंस है इस बात का? लोहा खा सकता है कोई व्यक्ति? नहीं खा सकता ना। तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है आपका, ये अर्थ विज्ञान के हिसाब से तो गलत है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वाक्य विन्यास के हिसाब से सही है या गलत है, तो आप कहोगे ना 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 गलत ही है, जब लोहा खा ही नहीं सकता तो गलत है। नहीं, ये सेंटेंस वाक्य विन्यास के हिसाब से एकदम राइट है, क्योंकि इसमें सारी चीजें अपनी अपनी जगह आ रही है। अब लोहे की जगह पिज्जा कर दो, इमरान पिज्जा खा रहा है, तो सही है ना? तो ये वाक्य विन्यास के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन इसका सेंस नहीं निकल रहा, इसका अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए अर्थ विज्ञान के हिसाब से गलत हुआ है। लेकिन उसके हिसाब से ये अपना वाक्य विन्यास के हिसाब से एकदम बढ़िया है। तो इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें, ट्रेन उड़ रही है, हम क्या कहें? ट्रेन, ट्रेन उड़ रही है। तो ये सेंटेंस जो है आपका, ये क्या है?
ये सेंटेंस जो है, अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो ये वाक्य विन्यास के हिसाब से तो ठीक है। भाई हवाई जहाज उड़ रहा है या ट्रेन उड़ रही है, आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह सब चीजें अपनी अपनी जगह परफेक्टली हैं। यानी कि ये बिल्कुल आपका अर्थ विज्ञान के हिसाब से, सॉरी, वाक्य विन्यास के हिसाब से व्याकरणिक रूप से ये बिल्कुल सिस्टमेटिक सही रखा हुआ है। इसका मतलब ये व्याकरण के हिसाब से सही है, सही है। लेकिन अर्थ के हिसाब से गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ट्रेन उड़ नहीं सकती, तो इसलिए ये अर्थ विज्ञान के हिसाब से गलत हो गया। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सेंटेंस बताओ, अर्थ विज्ञान के हिसाब से सही है या गलत है, तो आप पहचान कर सकते हो ना कि अर्थ विज्ञान के हिसाब से कौन सा गलत है और वाक्य विन्यास के हिसाब से कौन सा गलत है। बात समझ में आ गई आपको? कमेंट में बताओ। जी बताएंगे जरा। मैं जा रही हूँ स्कूल। जी, ये भी आपका ठीक है, एग्जाम्पल था आपका। हम्म। जाती हूँ स्कूल में, बेसिकली लॉजिकल बात बोलना जी। इसका मतलब इंसान, इमरान इंसान ही नहीं है। अच्छा जी। तो लोहा कौन सा इंसान खाता है बताओ? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, वीडियो को लाइक करो पहले सब लोग मिलके जरा, है ना? सब लोग जरा एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो, फटाफट से करो जल्दी से। 500 लाइक होने वाले हैं हमारे, 2-3 लाइक बच रहे हैं बस 500 होने में। तो जरा पूरे करके आओ फटाफट से। देखो यहाँ तक की क्लियर हो गई आपको, 4 चीजें बताई मैंने अभी आपको। स्वनिम विज्ञान समझ में आ गया, स्वनिम विज्ञान क्या होता है, स्वानिकी बोलते हैं इसको, और स्वनिम विज्ञान भी बोलते हैं, ये समझ में आ गया। आकृति विज्ञान भी समझ में आ गया, है ना? उसके बाद आपको वाक्य विन्यास भी समझ में आ गया, और आपको अर्थ विज्ञान भी समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इतने प्यार से आपको कोई नहीं समझाता, मैं बता रहा हूँ अभी भी। इतना अच्छा टीचर मिला है कभी जो इतने प्यार से आपको बिल्कुल एक एक चीज को पढ़ा करके पूछ भी ले कि भाई समझ में आ गया, है ना? देखो, फिर उसके बाद में बात करते हैं अब रूपिम। रूपिम क्या है? अब वो 4 चीजों से ही अलग हो चुकी है कहानी। रूपिम अपने आप में अलग चीज है। वो 4 शाखाएं हैं, बस 4 ही हैं, वो 4 से 5 नहीं होंगी। ये अलग चीज है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये शाखाओं में नहीं आएगा, ये अलग आएगा। शब्द या वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है आपकी रूपिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक सिंपल, इसको इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको, इस पे ध्यान देना बंद करो अभी से, बाद में बताऊंगा, ठीक है? रूपिम एक हमने पढ़ा स्वनिम, है ना? स्वनिम, और एक हमने पढ़ा रूपिम। इन दोनों में से आपका क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि स्वनिम जो है, ये तो आवाज से संबंधित है, यानी कि ध्वनि से संबंधित है ना? और रूपिम जो है, रूपिम जो है आपका, ये लिखित रूप से संबंधित है। ये लिखित रूप से संबंधित है आपका, ये आपका ध्वनि से संबंधित है, ये लिखित रूप से संबंधित है। शब्द या वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होगी उसको हम कहेंगे आपका रूपिम कहेंगे उसको। जैसे अनसुनी शब्द है, मैंने अनसुनी शब्द लिखा है यहाँ पर। तो अनसुनी शब्द में, इसको अगर हम 2 जगह तोड़ दें हम, तो एक हो जाएगा अन, एक हो जाएगा सुनी। तो अन, अन का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता इसका। अन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। बताओ, इसका कोई अर्थ है? अर्थ नहीं है। लेकिन सुनी, इसका अपने आप में एक अर्थ है। अर्थ है या नहीं है बताओ? अर्थ है। एक और ऐसा शब्द लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक और शब्द लेते हैं। जैसे ले लेते हैं आपके, ये ले लिया मैंने, मान लो। अब बताओ, ये एक शब्द है आपका चाय वाय। ऐसा आजकल मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग बोल ही देते हैं कि चाय वाय पियोगे क्या, है ना? अरे आओ कभी घर पे यार, चाय वाय पियेंगे, है ना? बैठ के चाय वाय पियेंगे। तो इन दोनों शब्द में अगर बात करेंगे, तो आपका चाय जो है, ये तो आपका अर्थ है, इसका सार्थक है। लेकिन इसका कोई अर्थ है नहीं, ये आपका निरर्थक है ना? तो ये निरर्थक है। ये वाला जो शब्द है आपका, ये वाला क्या कहलाएगा आपका? ये रूपिम कहलाएगा आपका। अब एक सेंटेंस बोला मैंने, कोई भी सेंटेंस बोला उसमें और ऐसा है कि सेंटेंस में एक से ज्यादा रूपिम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही रूपिम होगा। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं भी अपने आप में एक रूपिम है, क्योंकि मैं का अर्थ है ना कि भाई मैं एक इंसान हूं। मैं का मतलब होता है ना एक। खाना भी अपने आप में एक अर्थ रखता है। खा रहा हूं, तो वो वाला खाना, क्रिया वाला खाना, वो भी अपने आप में एक अर्थ रखता है ना? हूँ, हूँ शब्द का भी एक अपने आप में अर्थ होता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि रूपिम है। लेकिन उसमें उसको किस कैटेगरी में डालेंगे वो भी व्याकरण में पढ़ेंगे, अभी इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि आपके दिमाग के तोते उड़ जाएं। अभी इतनी चीजें सीखेंगे जितनी यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। तो इस तरह का कोई अब अपने आप में एक शब्द बताओ जिसमें 2 चीजें निकले, एक तो आपका रूपिम निकल जाए,
और एक निरर्थक शब्द निकल जाए, ऐसे शब्द कमेंट में लिख के बताओ खुद से। हाँ जी। आई एम वेरी लेट सर, सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखा करो। नोटिफिकेशन भी भेजता हूँ मैं टेलीग्राम पे भी, और ऐप पे भी, दोनों जगह भेजी है आपको। ऐसा कोई शब्द बताओ जिसमें इस तरह के दो शब्द आ जाए, जिसमें एक सार्थक शब्द हो और एक निरर्थक हो, बताओ जरा कमेंट करके। खाना वाना, हाँ ठीक है। दो शब्द नहीं करने, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। एक ही शब्द बताओ जिसमें से टुकड़े हो सके आपके, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्जल, जैसे कि निर्जल है आपका, है ना। तो निर्जल में अगर बात करेंगे तो निर आएगा, एक तो आपका निर, है ना, और एक आएगा जल। तो जल अपने आप में एक सार्थक शब्द है, निर जो है वो तो केवल उपसर्ग है, ये अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। निर जो है वो अकेले में कभी भी नहीं आएगा। निर शब्द अकेले में जिंदगी में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अकेला आ गया। ये जल जो है, जल का मतलब है अपने आप में अलग, और ये नीर अलग है, और ये वाला नीर अलग है। कभी आप कहो कि सर नीर तो आता है, ये नीर आपका जल कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द है, तो वो अलग है। निर अब इसमें निरर्थक हो गया, जल जो है वो आपका सार्थक शब्द हो गया। अनपढ़, वेरी गुड। विद्यालय, विद्यालय में दोनों ही सार्थक होते हैं बेटा। विद्या का भी मतलब है पढ़ाई लिखाई, और आलय का मतलब होता है घर, दोनों सार्थक हैं उसमें। खाना थाना, खाने का भी मतलब होता है, थाने का भी मतलब होता है, आपका पुलिस स्टेशन को थाना बोलते हैं। हाँ। कमल नयन, इसका भी बेटा दोनों का ही अर्थ होता है। कमल का मतलब पुष्प है, नयन का मतलब देखना, यानी कि आपका जो आंखें हैं, आपके नेत्र, वो भी अरे पकड़ ही नहीं पा रहे हो आप, कहाँ हो। अनदेखी, इसमें कह सकते हैं अनदेखी, देखने का मतलब है। अनुपस्थित, इसमें कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अनमोल। अच्छा। जलपरी, जलपरी में दोनों सार्थक हैं। जल भी पानी को कहते हैं, परी जो है वो एक प्रजाति है, दोनों का मतलब होता है। अनहोनी, ठीक है। चुपचाप, चुपचाप में दोनों का ही मतलब है भाई। चलो फिलहाल, अब आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बात तो आपको समझ में आ ही गई है ना। क्या होता है आपका रूपिम, होता क्या है, ये बात आपकी समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, पैराफ्रेजिंग क्या होता है आपका। पैराफ्रेजिंग एक प्रक्रिया है, पैराफ्रेजिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है। इसका मतलब होता है विवरण करना, या अपने शब्दों में कहना, या किसी भी बात की व्याख्या करना। फॉर एग्जाम्पल पैराफ्रेजिंग को किसी क्या कहेंगे, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता विवरण करने को, कि एक टॉपिक आपकी किताब में दिया गया है कि ये बताओ अलवण जल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और आप यहाँ आके बोर्ड पे खड़े होके अलवण जल की परिभाषा सुना रहे हो, अलवण जल कितना है पृथ्वी पे ये बता रहे हो, पूरी किताब की डिटेल, वो नहीं, वो पैराफ्रेजिंग नहीं है। पैराफ्रेजिंग का मतलब, सबसे मौलिक बात इसके अंदर ये है पैराफ्रेजिंग के, कि इसमें आपके खुद के विचार होते हैं। क्या होंगे, खुद के विचार शामिल होंगे इसमें। इसमें मौलिकता होती है, इसमें खुद के आपके अपने अनुभव होंगे, अपने अनुभव शामिल होंगे, इसमें खास बात यह है आपकी। अब होता क्या है ये, फॉर एग्जांपल इसको समझो। आप, आपका एक दोस्त है और एक आप हैं, और अभी एक फिल्म लगी है, बहुत ही सुपर डुपर हीरो की फिल्म लगी है, जो आपका फेवरेट भी है। लेकिन आपको कॉलेज जाना है, आप फिल्म देखने नहीं जा सकते, आपका दोस्त जो है वो जॉब से छुट्टी लेके फिल्म देखने चला गया। फिल्म देख के शाम को आपसे मिलता है, और वो कहता है कि यार मूवी बहुत बढ़िया थी। तो आप उससे क्या कहेंगे कि क्या स्टोरी थी यार, मुझे भी बताना कि कैसी फिल्म थी, उसके अंदर क्या था ऐसा। तो वो क्या करेगा, वो उसको डिस्क्राइब करेगा, वो उस फिल्म को, कि देख सबसे पहले तो ये हुआ था कि उस फिल्म में ना एक मतलब सस्पेंस दिखाया गया था, अचानक से एक साइंस फिक्शन टाइप की जगह थी, वहां पे एक व्यक्ति था, जिसकी उम्र 400 साल उम्र की, और 400 साल से वो जिंदा था। फिर जो है एक अचानक से जो है फिर एक हीरो आता है, फिर ये होता है, फिर वो लड़ाई करता है, फिर कुछ देर के बाद जो है उसको एक लड़की मिलती है, फिर धीरे धीरे वो एक साथ काम करने लगते हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपको एक कहानी सुना रहा है अपने शब्दों में। ये जो कहानी सुना रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाएगा, बताएगा आपको कि हीरो ने ये वाला डायलॉग बोला, हीरोइन ने ये वाला बोला, फिर ये बोला, फिर ये हुआ उस वाली मिनट पे। वो आपको कहानी एज इट इज नहीं दे सकता, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने शब्दों में आपको समझा रहा है, और आपको कहानी सुनने में मजा भी आता है, आप समझ भी जाते हैं। तो जब आप अपने शब्दों में उस चीज की व्याख्या करेंगे, या इसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है, आप कॉलेज से घर आ रहे थे,
रास्ते में कहीं पे कोई झगड़ा चल रहा था और आपने उसको रुक के देखा, वहां पे दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, वो बात आप घर आके बताते हैं कि आज ना सड़क पे ऐसे हो रहा था और वहां पे बहुत भीड़ लग गई, और वो दुकान वाला ना जो उसको डांट रहा था, फिर उसने जो है चोरी की थी शायद, पता नहीं चल पाया, फिर वहां पे पुलिस आ गई। तो वो जो विवरण आप दे रहे हो घर आके, वो क्या है, वो पैराफ्रेजिंग है। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है अपने शब्दों में कहना। अब अब यहाँ पे इसको लाते हैं अपनी कक्षा में। तो बच्चे को जो आप कहानियां सुनाते हो या किताब में जो कविताएं जो कहानियां होती हैं आपकी, वो कविता कहानी बच्चा उसको पढ़ करके और फिर जब उसको अपने शब्दों में बताए, उस कहानी को बच्चे ने पढ़ा था, पिछले महीने पढ़ा था या पिछले हफ्ते पढ़ा था, अब बच्चे से आप कह रहे हो कि क्लास में बेटा हमने जो पिछले हफ्ते कहानी सुनी पढ़ी थी ना उसे बताओ, तो वो अपने शब्दों में बताएगा। अब उसको रट के नहीं बताएगा, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं, अपने शब्दों में बयान कर रहा है कि हाँ हाँ उसमें तो एक शेर भी था, और शेर तो मैम कितना खतरनाक होता है ना, हाँ लेकिन वो खतरनाक नहीं था, उसने शेर ने कुछ भी नहीं कहा उसको। तो वो अपने शब्दों में सुना रहा है, उसको कहेंगे पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, है ना? क्लियर? रिव्यू करना ना ना ना, रिव्यू अलग चीज है यार। हाँ, थोड़ा सा अलग ले जाते हो आप। रिव्यू करने का मतलब अलग होता है। रिव्यू का होता है आलोचना करना। रिव्यू को हिंदी में कहेंगे आलोचना करना। आलोचना करना अलग होता है। आलोचना में ये होता है कि आप उसकी कमियां ढूंढ रहे हैं। आलोचना का मतलब, रिव्यू का मतलब ये होता है कि उसकी अच्छाई क्या थी, बुरी क्या थी, वो आप समझा रहे हैं। रिव्यू का मतलब होता है रेटिंग देना, कि देख उसमें ये वाली चीज तो ठीक थी, हीरो बहुत बढ़िया था, लेकिन हीरोइन खराब थी, उसकी हीरोइन में मजा नहीं आया। और उसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी, उसमें ना कलरिंग अच्छी नहीं थी फिल्म में, और दूसरी चीज उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं थी, और उसका सॉन्ग भी बढ़िया था, लेकिन उसका डांस थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आप उसके अच्छे और बुरे पक्ष को विश्लेषण कर रहे हो, उसको कहेंगे रिव्यू देना। यहाँ रिव्यू की बात ही नहीं चल रही। यहाँ आप अपना पक्ष नहीं बता रहे कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी कैसे नहीं, यहाँ सिर्फ विवरण देने की बात चलेगी। तो दोनों में फर्क है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो देखते हैं आगे क्या है। वर्तनी, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग होता है भाई आपका, सीधी बात है। वर्तनी स्पेलिंग होता है और उच्चारण दोनों चीजें से होता है आपका। वर्तनी का मतलब जो होता है ना, वर्तनी, ये दोनों तरीके से काम करता है। प्रोनाउंसिएशन भी इसको हम कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, उच्चारण, किसी शब्द को कैसे बोल रहे हैं आप, और लिखित रूप में कैसे उसको शुद्ध लिख रहे हैं, ये दोनों ही चीजों में आ जाता है आपका। ये बोलने में भी आ जाता है और लिखने में भी आ जाता है। मोस्टली मोस्टली बोलने में आता है। तो जैसे आपका क्रम है, एक क्रम ऐसे लिखा आपने, ये तो सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है आपका, है ना? तो हम क्या करते हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो ये वर्तनी के अंदर आएगा। तो कई बार आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बच्चे की वर्तनी शुद्धि पे काम करेंगे। उसकी वर्तनी, जैसे आपके डिसलेक्सिया वाला बच्चा होगा, डिसग्राफिया वाला बच्चा होगा, और ऑटिज्म बच्चा हो सकता है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, वर्तनी वाली बड़ी मिस्टेक करेंगे ये। वर्तनी वाली बहुत मिस्टेक करेंगे। जैसे आपका डिसलेक्सिया वाला बच्चा वाज लिखना होगा, वाज को क्या लिख देगा, सा लिख देगा, है ना? ये लिख देगा। इसी प्रकार की, आपका मान लीजिए बैड लिखना है उसको, तो वो क्या लिख देगा, डैड लिख देगा उसको। तो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो ये किस प्रकार की गलतियां हैं, ये वर्तनी गलतियां हैं। वर्तनी विषयक वाली गलतियां हैं ये, स्पेलिंग वाली मिस्टेक्स है, और उच्चारण वाली मिस्टेक्स भी है ये। तो इनको सुधारना ही हम क्या कहते हैं, उसको वर्तनी विषयक सुधारना कहते हैं उसको। इस पे हम काम करेंगे बच्चे को जब सिखाएंगे। तो आप सिखाएंगे कैसे सेंस में सिखाएंगे, वो तो आप सीख ही जाएंगे। जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो उसमें देगा वो कि बच्चा किस प्रकार का है, क्लास की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को पढ़ करके ही आप अपना आंसर देंगे उसके हिसाब से। प्रारूप का मतलब होता है आपका फॉर्मेट तैयार करना, यानी कि ढांचा तैयार करना किसी भी चीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको वो करना है, अपनी क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाने जाना है, तो आप लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाने से पहले, लेसन प्लान तो आपका बिल्कुल लिखित रूप में एकदम सिस्टमेटिक होता है। उसमें स्पेसिफिक गोल क्या है आपका, जनरल गोल क्या है आपका, एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी, कितने मिनट की क्लास होगी, कितने बच्चे हैं, टीएलएम क्या, सारी चीजें लिखते हैं लेसन प्लान में। उससे पहले, लेसन प्लान बनाने से पहले आप एक रफ पेपर पे अपना सारा मटेरियल लिख लेते हैं। देखो कल मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे ना एक डॉल की जरूरत पड़ सकती है, एक बलून की जरूरत पड़ सकती है, हाँ ठीक है, और मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं तो मुझे बलून इतने खरीदने हैं, पैसे मेरे इतने लगेंगे। तो वो जो कच्चा चिट्ठा आप तैयार कर रहे हैं, कच्चा वाला, उसको कहते हैं प्रारूप। उसको कहते हैं प्रारूप। यानी कि प्रारूप जो है, वो आपकी योजना से पहले का काम है, आपकी प्लानिंग से पहले का काम है। जब आप मेन चीजें बना रहे हैं, जैसे दो चीज होती है भाई, एक तो होती है आपकी रफ बुक होती है आपकी, है ना? एक होती है आपकी फेयर बुक, जिस पे आप क्या करते हैं,
एकदम बढ़िया टीचर को दिखाने वाली। एक रफ बुक होती है जिसमें आप अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और दूसरी फेयर बुक होती है जो टीचर्स को दिखाने के लिए होती है या एग्जाम में दिखाने के लिए होती है। तो रफ बुक जो है वो आपका फॉर्मेट है। और फॉर्मेट और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है आपका। जैसे कि आप पीपीटी बनाते हैं, तो पीपीटी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पीपीटी बनाने के लिए एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि मेरी पीपीटी में कलर कैसे होने चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कितना मोटा होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा डिज़ाइन का होना चाहिए, ये सब तैयार करना, इसी को प्रारूप कहेंगे आप, फॉर्मेट कहेंगे। बात समझ में आई आपको? सर अपना जीके वाला चैनल बताना। अच्छा, आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करोगे ना, सी टेट एस ए टीचर अकेडमी जीके जी एस, तो चैनल आ जाएगा जीके वाला। बाकी मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, मुझे याद दिलाना, क्योंकि वरना फिर पीपीटी बंद करनी पड़ेगी। तो मैं लास्ट में बताऊंगा क्लास के, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कोड मिश्रण और आपका कोड स्विचिंग। ये भी आपका नया टॉपिक है जो आपका सी टेट में अभी आना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं आप इसमें, लेकिन अभी इसका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब तक के कंफ्यूजन खत्म हो गए ना? जितनी चीजें अब तक पढ़ी हैं उसमें कोई डाउट है आपको? हम्म। जी, बताएंगे आप लोग। भाई यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई? अच्छा, वीडियो को लाइक तो कर दो, 1000 लाइक तो कम से कम पूरे कर दिया करो। हाँ, इतने कंजूस मत बना करो। इतनी बढ़िया क्लास आपको देता हूँ मैं, पता है कहाँ से कंटेंट बना बना के लाता हूँ मैं पूरा तैयार करके। इतने नए पैटर्न और नए टॉपिक्स आपको कोई नहीं देगा, पेड क्लास में भी नहीं दे रहे लोग। पेड में भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पेड में भी नहीं दे रहे लोग इतना बढ़िया कंटेंट जितना मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, और आप इतनी कंजूसी करते हो लाइक करने में। हाँ, चलिए कोई डाउट नहीं बचा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, कोड मिश्रण क्या होता है आपका? कोड को आप भाषा कह सकते हैं, कोड को भाषा कह सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? अब मिश्रण का मतलब है मिला देना। जब आप बात करते करते दो भाषाएं आपस में मिक्स कर देते हो, दो भाषाएं मिक्स कर देते हो, तो उसी को कोड मिश्रण कहेंगे, सिंपल। और दो भाषाएं मिक्स करने का मतलब यह है कि दो भाषाओं के शब्द मिला जुला कर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप हिंदी में, आप आजकल जो है इंग्लिश के काफी वर्ड यूज करते हैं, है ना? जैसा अभी मैंने ही बोला कि जब मैं बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश के काफी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश के काफी वर्ड, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि अंग्रेजी के काफी शब्द इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कहा अंग्रेजी के शब्द नहीं, बल्कि इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। तो ये वर्ड कहाँ से आ गया? दूसरी लैंग्वेज से आ गया। तो मेरी बात के अंदर जो है दूसरी लैंग्वेज शामिल हो गई। लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो इसमें ये पूरी बात हिंदी में लिखी गई है, लेकिन इसमें जो सब्र जो शब्द है, ये किसका है? ये उर्दू लैंग्वेज का है। हिंदी का क्या होना चाहिए था? हिंदी का तो धैर्य होना चाहिए था भाई, है ना? धैर्य होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या करा, उर्दू का शब्द इस्तेमाल करा, फिर से मिक्सिंग कर दी। यहाँ स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर में आएगी, पूरा सेंटेंस हिंदी में है, लेकिन स्टेशन जो है ये आपका इंग्लिश का शब्द है। ट्रेन आपका इंग्लिश का शब्द है, और बाकी सब हिंदी का है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? मिक्सिंग कर दी, है ना? कर दी मिक्सिंग। अब बहुत सारी ऐसी बातें आप कर लो, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल और शब्द क्या हो सकते हैं? मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ। तो आपने ये कहना था मैं रात्रि भोजन कर रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या क्या कहा? मैं डिनर कर रहा हूँ। तो डिनर तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन बात हिंदी में कर रहे हो आप, तो बीच में क्या कर दिया? दूसरी भाषाओं के शब्द डाल दिए। इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग। तो आपने मिश्रण कर दिया, दाल चावल एक जगह मिला दिए, है ना? दाल और चावल अलग नहीं रखे। तो अब मुझे आप लोग बताओ कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें मिश्रण हो रहा हो। कोई सेंटेंस बताओ जरा कमेंट करके जिसमें मिश्रण हो रहा हो। हम्म। अब देखो, मिश्रण तो हो गया आपका। अब स्विच कैसे करेंगे? देखो, फिर आता है आपका कोड स्विचिंग। कोड का मतलब होता है आपका भाषा, ये तो आपको समझ में आ गई। और स्विचिंग का मतलब होता है बदलना। स्विच का मतलब होता है बदलना, है ना? जैसे आपकी घर में बिजली का स्विच होता है ना, तो स्विच बदलने को ही कहते हैं। जैसे आप स्विच को नीचे करते हैं तो पंखा चल जाता है, स्विच को ऊपर करते हैं तो बंद हो जाता है। यानी कि पंखे की प्रक्रिया बदल रहे हैं आप। एक बटन दबाया, कम पंखा चालू, दूसरा दोबारा बटन दबाया, पंखा बंद। तो पंखा स्विच हुआ है, पंखा
स्विच हुआ है, हम कहते हैं ना स्विच ऑन करो, टीवी को स्विच ऑन करो, यही कहते हैं हम। तो ऑन करने की, ऑन जो है वो आपका इसलिए बोला हमने कि अब इसको किस में बदलना है, चालू टीवी में बदलना है। स्विच ऑफ करो, बंद टीवी में बदलना है इसको। टीवी बंद में बदल दो, टीवी को चालू में बदल दो, तो स्विच मतलब बदलना ही होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें शब्दों का हेर फेर नहीं होगा, इसमें पूरे वाक्य ही बदल जाएंगे, या आपके बात करने की पूरी भाषा बदल जाएगी। आप एक भाषा में बात कर रहे हैं और अचानक से उस भाषा को छोड़ के आप दूसरी भाषा में बात करने लग गए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कहें, आई मीन टू से दैट, मैं वहां गया था। आई मीन टू से दैट, मैं खाना खा रहा था। तो आपने क्या किया, पहले तो आप इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहे थे, है ना। या आप फॉर एग्जाम्पल एक बात करें कि आपने कहा, yesterday I was going to my school and nearby road I saw two people, और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, किस बात पे लड़ रहे थे मुझे पता नहीं चला। तो पूरी कहानी इंग्लिश में बता रहे थे आप, yesterday I was going to my school and वगैरह वगैरह। फिर आप अचानक से हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्यों किया ऐसा आपने, बताएंगे। मेरी भावनाओं के साथ खेला आपने, है ना। इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी पे आ गए, क्यों किया आपने ऐसा, बताएंगे आप। तो ये ही दिक्कत होती है जब आप शुरू शुरू में जब चैटिंग सेटिंग स्टार्ट होती है ना किसी लड़की के साथ में, हाय, वो भी बोलती हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन गुड एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन, बहुत बढ़िया। उसके बाद में, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम कनाडा, एंड यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके ओके, यू नो हिंदी, यस यस आई नो हिंदी, तो क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं, यस यस हाँ, तो बेटा खाना खा लिया आपने, हाँ खा लिया। मेरे बाबू ने थाना खाया, फिर तो यही आ गया ना। तो क्या हुआ, दो चार बातें तो शुरू की आपने किस में, इंग्लिश में, लेकिन फिर आ गए फिर से आप हिंदी पे। तो आपने क्या कर दिया, भाषा बदल दी, यानी कोड स्विच कर दिया आपने। तो कोड स्विचिंग इसी को कहेंगे कि आप एक भाषा बोलते बोलते अचानक से क्या हो गया, आप लैंग्वेज बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैंने उससे कहा कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। फिर मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ भाई जैसा तुम सोच रही हो, है ना। मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। फिलहाल ये क्या कहा, और फिर मैंने उससे कहा, ये हिंदी में है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो क्या हो गया ये आपने क्या कर दिया, कोड स्विचिंग कर दिया आपने। तो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में फर्क नजर आया। मिक्सिंग में क्या होता है, शब्द आपस में मतलब एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के शब्द घुस जाते हैं, यहाँ लैंग्वेज ही बदल दी जाती है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फिर क्या होता है, बीच बीच में कभी उसका लड़की का मन करा, यार तू रोज ही एक जैसी बातें करता है, आज ना तेरे साथ नहीं, आज राहुल के साथ मूवी देखने चली जाती हूँ, ठीक है। फिर कभी कभी पार्टी कर रहे हैं दोनों के दोनों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसने कहा अरे यार बोर हो रहा है, उसको भी बुला लेते हैं, बीच में आ गया राहुल भी बीच में, क्या है, तीनों पिज्जा के अब एक एक टुकड़ा तीनों खा लेंगे, है ना। क्या हुआ, मिक्सिंग कर दी, ये है मिक्सिंग। लेकिन फिर क्या होता है, 2 महीने बाद मोनू का पत्ता गायब, राहुल ही बॉयफ्रेंड बन गया, तू निकल बेटा अब राहुल ही गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन गया। तो यहाँ पे क्या किया उस लड़की ने, यहाँ पे अब स्विच ही कर दिया उसने। पहले तो मिक्सिंग चल रही थी, अब स्विच ही कर दिया उसने, अब सीधा लैंग्वेज स्विच हो गया। तो बात समझ में आई आपको। हाँ जी, जी, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। बढ़िया, ग्रेट सैल्यूट सर जी, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन, अच्छा। बात समझ में आ रही है, नहीं देखो मज़ा तो आता है, कॉमेडी भी हो गई, आप इंटरेस्ट भी आ गया, आपको मज़ा भी आ गया, बात भी समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये बताओ कि समझ में आ गया या नहीं आया। हम्म, क्लियर। नहीं सर, लड़की नहीं करती है, लड़का करता है, भेदभाव मत करो, कोई भी कर सकता है, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं कुछ, जो नहीं करते तो लड़का भी नहीं करेगा, लड़की भी नहीं करेगा, जिसको करना है दोनों में से कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चलो बात आपको आई थिंक यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। और ठीक है, भाषा शिक्षण के उपागम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो टॉपिक हो गया था आपका। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एंडिंग बहुत बढ़िया हुई आपकी, हैप्पी एंडिंग है ना, मज़ा आ गया आप सबको। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, जिसने अभी तक नहीं किया है फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, बताएंगे आप, पूछना है किसी को। ये सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कोचिंग में समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा कोचिंग जाते थे आप, समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ गया समझ में, बढ़िया।
जी। कुछ पूछना है किसी को? हम्म। और वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया। और लड़कियां पर्सनल मत लो, मैं आपको थोड़ा कह रहा हूँ भाई, आप लोग अच्छे लोग हो। मैंने एग्जाम्पल ही तो दिया है। आपको थोड़ा कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे हो, हाँ। और जीके वाला चैनल बता देता हूँ, जीके वाला जो पूछ रहे थे, है ना। SA टीचर एकेडमी जीके लिखोगे आगे तो ये आ जाएगा चैनल आपका, ठीक है, ये रहा। SA टीचर एकेडमी जीके GS, तो ये लिखो SA टीचर एकेडमी जीके, तो आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा, ठीक है, जीके वाला, यहाँ से देख सकते हैं आप। ओके। सर घर वाले पास होते हैं ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो डंडे पड़ जाएंगे। तो मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो आप थोड़ी दे रहे हो। घर वालों को भी दिखा दिया करो वीडियो, खुश हो जाएंगे वो भी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 6 बजे तो EVS की है, और फिर 7 बजे आपकी SST, और 9 बजे CDP। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।